तो चलिए और अब जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए साउंड वेव। ठीक है, यानी साउंड वेव किस किस कैरेक्टरिस्टिक को, चरित्र को वो पोसेस करता है, धारण करता है। ठीक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वेवलेंथ। वेवलेंथ के बारे में जानते हैं होता क्या है, नाम में ही छुपा हुआ है। वेव का जो लेंथ होगा वो वही वेवलेंथ होगा। सवाल ये उठता है कि वेव हम कैसे मतलब मापेंगे कि यही एक वेव है ना। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये है, ये वाला जो लाइन है ये आपका नॉर्मल लाइन है। ठीक है, लाइन ऑफ नॉर्मल डेंसिटी मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया। ऊपर जाने पे क्या होता है, कंप्रेशन, पहले बताया था मैंने। नीचे जाने पे क्या होता है, रेयरफैक्शन। तो ऊपर जाने पर यहाँ पे कंप्रेशन हुआ, फिर से रेयरफैक्शन हुआ, जैसे ही ऊपर जाने लगा तो कंप्रेशन हुआ, फिर से रेयरफैक्शन। तो एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन हो रहा है, फिर से दोबारा रिपीट होने लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, एक वेवलेंथ कहलाएगी। क्लियर है। दूसरा ये होगा, इसको भी समझते हैं कि अगर इस पूरे वेव का ये अगर मिड पॉइंट है, ठीक है, और इस पूरे वेव का ये अगर मिड पॉइंट है, और अभी हमें देख रहे हैं ना ये पूरा वेव और ये पूरा वेव, तो दो कंप्लीट वेव मिलकर के एक वेवलेंथ बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये हाफ हो जाएगा, बिकॉज ये पूरा वेव का मिड पॉइंट है, तो ये हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ वेव, और ये भी हो जाएगा हाफ ऑफ वेव। तो ये हाफ और ये हाफ मिलकर के फुल हो जाएंगे, और ये पहले से फुल हैं तो दो मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसके सामने यहां से लेकर के इसके सामने यहां तक ये भी एक क्या होगा, वेवलेंथ होगा। ठीक है, और वेवलेंथ का साइन क्या होता है, सिंबल क्या होता है, वो लेमडा होता है। तो मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया है कि भाई यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी वो लेमडा होगी। क्लियर है। तो यहां से लेकर के यहां तक अगर लेमडा है तो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी। क्वेश्चन क्या है भाई, बता, मतलब क्लियर है कि पी आर प्लस क्या पूछ रहा है, आर एस पूछ रहा है। हम सबको पता है कि यहां से लेकर के ए से लेकर के एम तक, अगर मैं इसको ए से डिनोट करूं यहाँ पे, ए से लेकर के एम तक, ये पूरा क्या है, एक वेवलेंथ नहीं है, वो यहां से लेकर के यहां तक है वेवलेंथ। ठीक है, क्वेश्चन लेकिन आपसे पूछ रहा है कि यहां से लेकर के यहां तक निकालिए। हम जानते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक क्या है, कंप्लीट वेव है। कैसे निकलेगा, इसको कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे ए है और यहाँ पे एस है, तो मैं इसको एस लिखूंगा, और ये पूरा एक कंप्लीट वेव है। देखिए यहां से गया ऐसे, फिर आया नीचे, फिर एस पे रिपीट होने लगा, तो ये पूरा एक कंप्लीट वेव है। तो एस मैंने लिख दिया। एस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एपी प्लस पी आर, तो मैंने लिख दिया एपी प्लस पी आर, और उसके बाद मैं प्लस लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा आर एम प्लस एम एस, आर एम प्लस एम एस, मैंने ये भी लिख दिया। क्या एस जो है वो पूरा एक कंप्लीट वेव है, और कंप्लीट वेव को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं ना। दो कंप्लीट वेव है यहाँ पे, तो वेवलेंथ हो जाएंगे, और वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं किससे, लेमडा से। तो इस जगह पे हम क्या पुट करेंगे, लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये मिड पॉइंट होता है, तो एपी बराबर हो जाएगा पी आर। तो हम एपी के जगह पे भी पी आर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो एपी इज इक्वल टू अगर पी आर है तो मैं यहाँ पे पी आर और एपी को भी पी आर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पी आर। अब यहाँ पे आर एम इज इक्वल टू एम एस होगा, तो हम एम एस को भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना, आर एम बना देंगे एम एस को आर एम, तो ये हो जाएगा 2 आर एम। तो यहाँ पर ये लेमडा है तो लेमडा हो जाएगा, और ये यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा पी आर प्लस आर एम। तो पी आर प्लस आर एम बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा, इधर 2 गुना में है, भागा में आ जाएगा, तो हो जाएगा पी आर प्लस आर एम। यानी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी वो आपकी हो जाएगी क्या, लेमडा बाई 2। एंड दिस इज योर मतलब कंक्लूजन। ये हमने निकाला कि भाई यहां से लेकर के यहां तक अगर एक कंप्लीट वेव है तो इस वेव का जो मिड पॉइंट होगा और इस कंसेक्यूटिव वेव का जो मिड पॉइंट होगा, इनके बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, लेमडा बाई 2 होगी। मैंने यहाँ पर वेवलेंथ का एक डिफिनेशन लिख दिया है जो आपको आगे काम आ सकता है। क्या लिखा हुआ है, द मिनिमम डिस्टेंस इन विच ए साउंड वेव रिपीट्स, वही है ना। अब बोलोगे मिनिमम क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, तो वो बोल रहा है कि मिनिमम मतलब कि कोई अगर छोटा सा ऑब्जेक्ट है ना, वो वाइब्रेट छोटा सा करेगा, उसका सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए। आपने देखा ना, बड़ा वाला ड्रम होता है वो बहुत ज़्यादा वेव करेगा, तो उसका एक एक्सट्रीम पोजीशन होता है, जैसे बॉब का नहीं होता है ना। तो बॉब यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, तो मिनिमम वो यहाँ तक जाएगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिख दिया है। तो मिनिमम डिस्टेंस इन विच ए साउंड वेव रिपीट्स, यहाँ से गया ये ऐसे, फिर यहाँ से आया ऐसे, वो छोटा से छोटा दूरी, अगर ये यहीं से जाके यहीं से ऐसे रिपीट कर देगा तो यहीं से यहीं तक वेवलेंथ हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि उतना होगा।
तो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट आपका कैसा है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द लेंथ ऑफ ए कंप्लीट वेव। ये पूरे कंप्लीट वेव का एक क्या है, लेंथ है, यहां से लेकर के यहां तक। तो हम ऐसे नहीं नापते हैं, ये वाला नहीं नापते हैं, हम सिर्फ उसकी दूरी मापते हैं कि भाई वो मेन जो लाइन है, जो मेन लाइन है वहां पे वो कैसे रिपीट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ है एम्पलीट्यूड, जिसके बारे में जानते हैं होता क्या है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम दियर ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में वो ट्रेवल कर रहा है उस ट्रेवल का पार्टिकल अगर है वो डिस्प्लेस कितना कर रहा है, तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जो उसका ओरिजिनल पोजीशन होता है उससे जो वो करता है, वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। समझने की कोशिश करिए, ये वाला जो लाइन है ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है, हो क्या रहा है, ये टू एंड फ्रो दिखा रहा है, अप एंड डाउन दिखा रहा है, तो वो हो क्या रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पे, फिर से वापस लौट के आ रहा है, फिर यहाँ पे देखिए नीचे जा रहा है, फिर से वापस लौट के आ रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट का होता है ना। एक कह सकते हैं वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का, कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, जैसे ड्रम है, आप देखे होंगे प्रेयर वगैरह में बजता है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो छोटा होता है ना, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम होगा। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि उसके चारों तरफ से जो क्या लगा हुआ है, एक मार्केटिंग लगी हुई है ना, ऐसा गोल रहता है इस तरीके का, तो ये छोटा है और एक इतना बड़ा सा है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जब इस पे हम मारेंगे, ये लेदर का है, तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ये छोटा सा है। और इस पर अगर हम मारते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर आएगा और ये बहुत ज़्यादा क्या आएगा, नीचे आएगा। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इसमें जो एम्पलीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा और इसमें जो एम्पलीट्यूड होगा वो कम होगा। रीजन बड़ा साफ है, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन तो होगा लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट कम होगा। ठीक है, और उसी को तो एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, ये अलग बात है कि हम आगे जाकर के बताएंगे कि एम्पलीट्यूड का किसी न किसी के साथ रिलेशन है, लेकिन अभी तत्काल जान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है उसी को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। अब इसी से जुड़ा हुआ है टाइम पीरियड। होता क्या है, वेव से जुड़ा हुआ है। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वेव इज नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। एक वेव को पूरा करने में, है ना, जो टाइम लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। हम बोल सकते हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज आल्सो टाइम पीरियड, है ना। एक कंप्लीट वाइब्रेशन को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पर यूनिट टाइम हम निकाल रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर वो 1 सेकंड लेता है पूरा, अगर वो 1 सेकंड लेता है, और हमने इससे पहले प्रूव किया था कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो हाफ होता है इस पूरे का। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर ये लैम्डा होता है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है वो λ/2 होती है, मैंने आपको बताया था। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 1 सेकंड लग रहा है तो यहाँ से आने में कितना होगा भाई, 0.5 लगेगा। सिंपल सा बात है। तो अगर मैं इसको ऐड करूँ इसके साथ तो मैं कह सकता हूँ कि ये कंप्लीट वेव हो जाएगा, यानी इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिर्फ आने में उसको 0.5 सेकंड लगेगा, या यहाँ से यहाँ तक उसको 0.5 सेकंड लगेगा, या यहाँ से यहाँ तक 0.5 सेकंड लगेगा। कब उसको 1 सेकंड लगेगा, ये पूरा एक कंप्लीट वेव करने में। यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो द टाइम टेकन टू कंप्लीट वाइब्रेशन इज नोन एज, क्या होता है, टाइम पीरियड। हमने जान लिया वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। अब उनसे जुड़ा हुआ है एक चीज, जो है उसका नाम है फ्रीक्वेंसी। उसके बारे में जानते हैं होता क्या है। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो रेट ऑफ वेव होता है। रेट मतलब होता है कि भाई एक यूनिट टाइम में कितना बार वो वेव प्रोड्यूस करेगा। सिंपल भाषा में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं। उसी को अगर हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखे तो लिख सकते हैं द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव इन पर यूनिट टाइम। अब यूनिट टाइम क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो 1 सेकंड में जितना बार वाइब्रेट करेगा, है ना, वही उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। मैथ्स में भी आपने देखा है ना कि कोई भी नंबर जितनी बार रिपीट होता है वो उसका फ्रीक्वेंसी हो जाता है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ वेव बोल सकते हैं, या नंबर ऑफ वाइब्रेशन बोल सकते हैं। तो दोनों का मतलब क्या होगा, सेम रहेगा। फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है किस में, हमने देखा था वेवलेंथ को मापा जाता है मीटर में, एम्पलीट्यूड को भी मापा जाता है मीटर में, और टाइम पीरियड को मापा जाता है सेकंड में। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए स्पेशल है आपका हर्ट्ज, ऐसा यूनिट जिसको HERTZ कहा जाता है, हर्ट्ज। ठीक है, उसको शॉर्ट में HZ से डिनोट किया जाता है। ठीक है,
तो ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, हर्ट्ज होता है। इतना आपके दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि t सेकेंड है, यानी टाइम t सेकेंड है मेरे पास, कुछ भी हो सकता है, और t सेकेंड मुझे लगता है वन वेव को कंप्लीट करने में, ठीक है। मुझे एक टाइम लगा एक पूरे कंप्लीट वेव को पूरा करने में, कितना, t सेकेंड। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 1 सेकेंड कितना होगा। अब यूनिटरी मेथड लगा लीजिए थोड़ा सा, तो यह जहाँ पे 1 है वहीं पे रह जाएगा, और t यहाँ पे है तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यानी इतना वेव हो जाएगा। क्लियर है? तो t सेकेंड में 1 वेव कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 1/t वेव होगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वेव जो होगा, नंबर ऑफ वेव वो कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ वेव निकालने का बड़ा आसान तरीका है, वो क्या हो गया, 1 ऊपर और t कहाँ आ जाएगा, नीचे, 1/t बोल सकते हैं। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ वेव इन पर यूनिट टाइम। तो ये जो मैंने लिखा है, इसको अगर अच्छे तरीके से लिखे तो नंबर ऑफ वेव इन पर यूनिट टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, एक स्पेशल क्या होता है, उसका वर्ड होता है, ये होता है क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो एफ हो जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 क्या हो गया, t। तो इससे आप इसको डिनोट कर सकते हैं। अब ये जो रिलेशन है हमें बताता है कि f जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, 1/t का। यानी अगर ये इंक्रीज करेगा तो f डिक्रीज करेगा, अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा। ये तो रिलेशन आपको मालूम चल गया होगा इसको देख करके, ठीक है। तो f यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, और t मतलब क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। ये आपके दिमाग में। तो इससे पहले हमने जाना कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t यानी टाइम पीरियड होता है, ठीक है। ये रिलेशन हमने प्रूव करा है। तो इससे हमको एक और जानकारी मिल सकती है क्या, कि फ्रीक्वेंसी का अगर ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है तो hz लिखा जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 होगा, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो हम यहाँ पे सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी है ये। अगर मैंने यहाँ पे ये जो लिखा है, ये क्यों लिखा है, ये आपको आगे मालूम चलने वाला है। देखो डिफिनीशन आता है, क्या आता है, 1 वॉट का आता है, क्या आता है, 1 जूल का आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वो 1 हर्ट्ज का आएगा। तो यहाँ पे 1 लिख दो, और यहाँ पे h लिखो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, z, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, और नीचे हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 1 में बदलाव करते हो तो इधर जितने भी क्वांटिटीज होंगे उसमें बदलाव आते हैं, ये आपको पहले भी बताया गया होगा। तो इससे मेरा डिफिनीशन तैयार हो गया। क्या डिफिनीशन तैयार हुआ कि एक वेव को 1 हर्ट्ज कहा जाएगा, उसके फ्रीक्वेंसी को, वो तब कहा जाएगा जब वो 1 सेकेंड में एक बार वाइब्रेट करता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, 1 हर्ट्ज कहा जाएगा। तो डिफिनीशन बड़ा आसान हो जाता है जब आप इस तरीके से करते हैं। तो अब अगला टॉपिक जो है, इसमें जो जानना है आपको, वो है वेलोसिटी ऑफ वेव। तो लिख लो यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे होता है, वेलोसिटी और क्या होता है ये हम जानते हैं। वेलोसिटी के जगह पे आप स्पीड भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्पीड ऑफ वेव भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो होता क्या है, देखिए बड़ा सिंपल सा है कि जब वेलोसिटी हमको नॉर्मली निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, और नीचे क्या लिखते हैं, पर यूनिट टाइम, और ये फार्मूला हम लोग लगा देते हैं। तो क्या इसमें वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना है तो क्या हम कुछ अलग निकालेंगे, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा अंतर रहेगा। क्या अंतर रहेगा, मुझे वेलोसिटी ऑफ वेव चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू जो डिस्टेंस होता है वेव का, वो क्या होता है बताइए, वेवलेंथ होता है, जिसको हम लोग सूचित करते हैं लैम्डा से, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, टी होता है। तो इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो एक रिलेशन हमारा यहाँ पे हो गया, इसको इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है, v होगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा, और नीचे हो जाएगा t। तो ये एक रिलेशन मेरा मिल गया। क्या अभी और कुछ रिलेशन है जो हमें यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, तो बिल्कुल प्राप्त हो सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर v इज इक्वल टू लैम्डा बाई t है, और हम जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1/t, तो हम यहाँ पर 1/t के जगह पे फ्रीक्वेंसी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब उसके जगह पे इसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हो जाएगा, और इस वाले जगह पर आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, और ये हो जाएगा आपका लैम्डा। तो यहाँ पर ये एक रिलेशन आपको मालूम चल गया, और इस रिलेशन को कहा जाता है वेव इक्वेशन, ठीक है। इस रिलेशन को कहा जाता है वेव इक्वेशन, और इसमें 3 क्वांटिटीज हैं। इन तीनों में से कोई भी 2 क्वांटिटी अगर दिया हुआ हो और अगर एक निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं,
ठीक है। और क्या ये हर एक तरह के वेव पे लागू होता है? तो हाँ बिल्कुल, ट्रांसवर्स वेव हो या किसी भी तरह का वेव हो उस पे ये लागू हो जाता है। तो इसको दिमाग में रखिएगा। तो हमने यहाँ पे जाना वेलोसिटी ऑफ वेव के बारे में।